नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बाइनांस पर बड़े सेल ऑर्डर्स लंबे समय तक लिक्विडेशन प्रेशर का कारण बने, जो कि हॉट यूके इन्फ्लेशन के डेटा से आगे बढ़ गया, जिससे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में गिरावट आ गई थी। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 29,000 के स्तर से नीचे गिर गई। जो ट्रेडर्स वृद्धि पर दांव लगा रहे थे, वे बीटीसी में तेजी से गिरावट से सतर्क हो गए हैं। ज्यादातर बीटीसी लिक्विडेटेड पोजीशंस लंबे थे। ईथर ने भी सिमिलर पैटर्न को फॉलो किया, जो $2,000 से नीचे गिर गई। मार्केट वैल्यू के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 4% से नीचे $1,981 के आसपास थी। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों में 5.43% गिरकर $1.21 हो गया। टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 31.54% बढ़कर $61.76 बिलियन हो गई, जिसमें से डीफाई का हिस्सा $5.04 बिलियन या टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 8.15% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम ऑफ $55.65 बिलियन है, जो कि 90.10% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 0.27% की वृद्धि के साथ 46.16% पर है। ज्यादातर वीडीए नेगेटिव जोन में थे, जिनमें कई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टोकन शामिल थे। डीफाई एक्सचेंज यूनिस्वैप का यूएनआई और लेंडिंग प्लेटफॉर्म आवे का आवे 6% और 7% नीचे गया। मेकर का एमकेआर 5% गिर गया। अपने सेंट्रलाइज्ड काउंटरपार्ट्स के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की वॉल्यूम बढ़ रही है। इस बीच सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने पिछले साल के एक प्रपोजल को रीओपन करने के साथ साथ रेगुलेटरी स्क्रूटिनी जारी रखी, जो रेगुलेशन के लिए डीफाई एक्सचेंजेस को टारगेट करेगा। दूसरी ओर रशिया की सेंट्रल बैंक क्रॉस बॉर्डर डील्स के लिए क्रिप्टो माइनिंग शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि इसे यूएस डॉलर पावर्ड ग्लोबल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर करने के लिए देश पर लगाए गए इंटरनेशनल सैंक्शंस को चकमा दिया जा सके। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब लंदन सेंटर ने एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पावर्ड सेटलमेंट सिस्टम को टेस्ट करने के लिए कोलैबोरेट किया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम में प्रोजेक्ट्स के निष्कर्षों का उपयोग करेगी। 19 अप्रैल को बीआईएस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ एक जॉइंट पायलट प्रोजेक्ट मेरिडियन पर एक रिपोर्ट पब्लिश की। 44 पेज डॉक्यूमेंट के अनुसार बैंकों ने सिंक्रोनाइजेशन नेटवर्क और डीएलटी का उपयोग करके वेल्स और इंग्लैंड में सफलतापूर्वक घर खरीदे। रिपोर्ट के अनुसार एपीआईज के माध्यम से सिंक्रोनाइजेशन नेटवर्क और आरटीजीएस सिस्टम के बीच भेजे गए मैसेजेस एक जेनेरिक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिसे रिलेटिवली इजीली फॉरेन एक्सचेंज जैसे अन्य एसेट क्लासेस तक बढ़ाया जा सकता है। ये ट्रांजैक्शन के टाइम, कॉस्ट और रिस्क को कम कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग रशियन सेंट्रल बैंक द्वारा इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए किया जा सकता है। ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेट करने के देश के प्रयासों में एक और कदम होगा। लोकल मीडिया के मुताबिक रशियन सेंट्रल बैंक इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए क्रिप्टो करेंसीज का उपयोग करने पर विचार कर रही है। ये एक ऐसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से इंटरनेशनल सैंक्शंस के अधीन रहा है। 18 अप्रैल को ये खुलासा हुआ कि सेंट्रल बैंक इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक के सीईओ ने न्यू पीपल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक इवेंट में इस बारे में चर्चा की। सेंट्रल बैंक के हेड के अनुसार इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए क्रिप्टो करेंसीज का उपयोग एक बड़े फ्रेमवर्क एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होगा। रशिया अभी भी अपने क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस पर काम कर रहा है। हाल के महीनों में कुछ अपडेट सामने आए हैं। डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज गेटकॉइन से जुड़े एक फैसले में हांगकांग की एक अदालत ने क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता दी है, जिसे ट्रस्ट में रखा जा सकता है। निर्णय के होगन लॉविल्स एनालिसिस के अनुसार जज लिंडा चैन ने कहा कि क्रिप्टो में प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स हैं। अदालत ने फैसला किया है कि अन्य जुरिस्डिक्शंस के तर्क का पालन करना उचित था कि क्रिप्टो प्रॉपर्टी थी और सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट हो सकता है। होगन लॉविल्स के अनुसार नया नियम हांगकांग में इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स को डिजिटल एसेट्स के मामले में अधिक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। ये पुष्टि करना कि क्रिप्टो करेंसी भी उसी तरह से प्रॉपर्टी है जैसे कि स्टॉक जैसे अन्य एसेट्स हांगकांग को अन्य जुरिस्डिक्शंस के साथ अलाइन करते हैं। शिबा इनू कम्युनिटी, जिसे शिबामी के रूप में भी जाना जाता है, जिसने हाल ही में ट्विटर स्पेस में रियोशी के विजन को क्रिप्टो स्पेस में लाने के बारे में बात करने के लिए मुलाकात की।
पैनल ने ज्यादातर शिबा इटर्निटी के ब्लॉकचेन वर्जन के साथ साथ शिबोशी एनएफटी और वेली के एनएफटी कलेक्शन की उपयोगिता के बारे में बात की। शिबोशी शिबा इनु इकोसिस्टम के ऑफिशियल एनएफटी कलेक्शन में 10,000 पिक्सेलेटेड डॉग एवटार्स हैं जो कम्युनिटी के मेंबर्स को एक्सक्लूसिव पर्क्स प्रोवाइड करने के लिए हैं। दूसरी ओर शिबोशी को शिबा इटर्निटी में शामिल करने का इरादा था, लेकिन करंट वर्जन शिबा इनु के एनएफटी कलेक्शन में से किसी का भी समर्थन नहीं करता। शिबोशी 10,000 तक लिमिटेड है, जिससे कुछ ब्लॉकचेन गेमर्स के लिए शिबा इटर्निटी के वेब3 वर्जन में भाग लेना मुश्किल हो गया है। इस समस्या को हल करने के लिए शिबोशी रेंटिंग सिस्टम शिबा इटर्निटी के ब्लॉकचेन वर्जन के साथ लाइव होगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में एनएफटी ट्रेडिंग कार्ड का एक नया बैच जारी किया और उसकी वैल्यू पहले ही काफी गिर गई है। ट्रूथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने कहा, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे पहले लॉन्च किए गए डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स की जबरदस्त सफलता के कारण हम इसे फिर से सीरीज 2 के साथ लॉन्च कर रहे हैं जो अब उपलब्ध है। collecttrumpcards.com पर एक्सेस करें। हैव अ गुड टाइम। ट्रंप के डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स ने पिछले महीने स्पेकुलेशन के बीच कीमतों में वृद्धि देखी कि उन्हें न्यूयॉर्क में चार्ज किया जाएगा। हालांकि सेल्स एक्टिविटी में वृद्धि के बावजूद लेटेस्ट रिलीज में कुछ घंटों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। एनएफटी ने हाल ही में आर्ट और डिजिटल एसेट्स मार्केट में पॉपुलैरिटी हासिल की है। एनएफटी इमिटेबल है और एक ब्लॉकचेन पर स्टोर डिजिटल एसेट्स की नकल करना असंभव है। बेन क्रिप्टो के साथ साझा की गई एक रिपोर्ट के अनुसार एनएफटी के 39% लॉन्ग टर्म प्रॉफिट फैक्टर से प्रेरित है। स्टडी में ये भी पता चला है कि हर 4 एनएफटी होल्डर्स में से 3 इस बात पर विचार करते हैं कि कलेक्शन खरीदने से पहले कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 68.80% खरीदारों ने कहा कि उन्होंने कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए एक एनएफटी खरीदा। ये दर्शाता है कि लोग अपने पैसे का उपयोग उन प्रोजेक्ट्स और आइडियाज का समर्थन करने के लिए कर रहे हैं जिनमें वे विश्वास करते हैं। कई फैक्टर्स ने आगे इनोवेशन और अडॉप्शन ऑब्स्टेकल के रूप में कार्य किया है। फैक्टर्स में सिक्योरिटी रिस्क्स हैं। लूनो डिजिटल करेंसी ग्रुप के स्वामित्व वाला एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो अपने सिंगापुर ऑफिस को बंद कर रहा है। एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार ये चेंज लूनो की ग्लोबल स्ट्रैटेजी और प्रेजेंस के ऑनगोइंग एवैल्यूएशन का हिस्सा है। इसके अलावा कंपनी ने सिंगापुर के रेलेवेंट अथॉरिटीज को सूचित किया कि वह वहां बिजनेस लाइसेंस के लिए अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहा था। एक्सचेंज ने आगे कहा कि रीजन में एक प्रमुख फाइनेंशियल हब और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में एक इनोवेटर के रूप में सिंगापुर में एक फेयर और रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने के तरीके का नेतृत्व करने की क्षमता है। हम इसकी जर्नी देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते और इसका हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं। मीम इंस्पायर्ड क्रिप्टो करेंसी बेबी डोजकॉइन को हाल ही में एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्यूकॉइन पर सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे समय में जब इसकी कीमत में लगभग 250% की वृद्धि हुई है। क्यूकॉइन एक लीडिंग ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बढ़ते हुए ट्रेडिंग पेयर्स 700 से अधिक डिजिटल एसेट्स का समर्थन करता है और इसकी 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम $800 मिलियन से ज्यादा है। घोषणा के अनुसार क्यूकॉइन ने बेबी डोज के लिए डिपॉजिट फीचर को एक्टिवेट कर दिया है। इसमें ट्रेडिंग 18 अप्रैल 2023 से शुरू होगी, जिसमें बेबी डोज या USDT ट्रेडिंग पेयर की पेशकश की जाएगी। ये ध्यान देने योग्य है कि बेबी डोज को बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पर लॉन्च किया गया था, जबकि शिब और अन्य मीम कॉइन्स को इथेरियम पर लॉन्च किया गया। जैसा कि क्रिप्टो ग्लोब ने रिपोर्ट किया है, एक पॉइंट पर बेबी डोज को होल्ड करने वाले वॉलेट एड्रेसेस की संख्या शिबा इनु को होल्ड करने वालों से ज्यादा हो गई। एक घोषणा के अनुसार ट्रबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिपमेक्स ने अपने बैंकरप्सी रीऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए सिंगापुर कोर्ट में 2 महीने के एक्सटेंशन के लिए फाइल किया है। पोटेंशियल टेकओवर इन्वेस्टर द्वारा शेड्यूल पेमेंट्स करने में फेल होने के बाद रिक्वेस्ट की गई थी। इन्वेस्टर जो कथित तौर पर थाई इन्वेस्टमेंट फर्म वी वेंचर्स है, जिसका दावा है कि अरेंजमेंट की स्कीम समाप्त हो गई है और ये अग्रीमेंट अब इसे बाध्य नहीं करता है। इन्वेस्टर के मार्च में $1.25 मिलियन के पेमेंट मिस करने की रिपोर्ट मिली थी। जिपमेक्स का सबसे हालिया अपडेट आगे विड्रॉल में देरी का सुझाव देता है। हालांकि कंपनी ने कहा कि वह रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए इन्वेस्टर के साथ बातचीत करेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
Virtual digital assets were knocked down by huge sell order on Binance, triggered massive long liquidation pressure, which was further compounded by hot UK inflation data. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market capitalization, slumped below $29,000 mark and was last quoted at $28,800. The sharp drop in BTC has caught traders who were betting on an increase off guard. Majority of BTC liquidated positions were long. Ether followed a similar pattern, dropping below $2,000. The second largest cryptocurrency by market value was recently changing hands around $1,981, down over 4%. The global crypto market capitalization dropped 5.43% to $1.21 in the last 24 hours. Total crypto market volume increased 31.54% to $61.76 billion, of which DeFi is accounted for $5.04 billion or 8.15% of total crypto market volume. The volume of all stablecoins is now $55.65 billion, which is 90.10%. Bitcoin's dominance is currently 46.16%, an increase of 0.27% over the day. Most of the VDAs were in the negative zone, including a number of decentralized finance tokens. DeFi exchange Uniswap's UNI and lending platform Maavi's Aave sank 6% and 7% respectively. Maker's MKR tanked by 5%. Decentralized exchanges volume have been surging amid growing concerns about their centralized counterparts. Meanwhile, increasing regulatory scrutiny continued, with the Securities and Exchange Commission reopening a proposal from last year that would target DeFi exchanges for regulation. Elsewhere, Russia's central bank is planning to start crypto mining for cross-border deals in order to dodge the international sanctions imposed on the country to exclude it from US dollar-powered global payment infrastructure.